हो गया सर। रिकॉर्ड गुड रिकॉर्ड भी हो रहा है क्या? हाँ? अभी रिकॉर्ड हटा दीजिए, जो बताएंगे तब करिएगा। उसमें इसकी अहम भूमिका है, इसलिए हमें थोड़ा सा समाज के बारे में रिवीजन कर लेना है, ठीक है? तो देखो, हेलो, सुनाई दे रहा है बेटा? ओके सर। यस 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 सर। सुनाई दे रहा है? मेरे साथ यस मेरे साथ नोट यस करना सर। और खूब ध्यान से एक एक बिंदु को, क्योंकि मैं सारा चीज लिख कर अभिव्यक्त नहीं कर सकता, कुछ अभिव्यक्ति मैं बोल कर करूंगा। और बोलने का मेरा आशय यह है कि मेरे एक एक शब्द पर यदि ध्यान दोगे तो उसको लिखते जाना, लिखते जाओगे तो समास। सर। हाँ सर उस दिन बताए थे कि संयोग के द्वारा हाँ उपसर्ग मतलब बनता है, बताए थे ना? हाँ। तो सर संयोग क्या होता है? संयोग संयोग बेटा ऐसा है ना कि सामान्य रूप से जो जुट जाता है उसमें न कोई संधि लगता है और न ही व्याकरण के जो जोड़ने के नियम हैं वो कोई नियम नहीं लगता, सामान्य रूप से जुट जाते हैं, वही संयोग से जुट जाना है, सामान्य रूप से जुट जाना बस। गुड मॉर्निंग सर। उसके कुछ तथ्य जो है हम नोट करा दिए थे, सामान्य उसका परिचय दिए थे। आज भी हम सामान्य इसका परिचय दे रहे हैं, जो विगत कक्षाओं से भिन्न होगा, समझने में आसानी होगी। हम खूब सर आपका आसान, सब दिखाइए नहीं दे रहा है। अभी हम पढ़ेंगे तो दिखाई देगा, जब बताएंगे तो समझ में आएगा, जब हम मुख से बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज। कापी और कलम अपने पास रखेंगे, जितना भी समास पढ़ाएंगे उसको नोट करते जाइएगा। इसका मैं पुनः दोहरान करूंगा, पूछूंगा तो आपको जवाब देना होगा। और सभ्य बच्चों जैसे। सर अपना थोड़ा स्पीड धीरे करके बताइएगा तभी ना लिख पाएंगे। बेटा धीरे करूंगा तो समय का भी अभाव है, 3 दिन मुझे समय मिलता है और ढेर सारे मेरे मन में अभिव्यक्ति है कि मैं अपने बच्चों को अधिक से अधिक व्याकरण सिखा पाऊं। व्याकरण देखो, व्याकरण सीखने की चीज है, हमको बहुत उदाहरण से मतलब नहीं है। जब हम व्याकरण के नियम जान जाएंगे, व्याकरण के नियम जान जाएंगे तो अपने आप उदाहरण स्वतः हम हल कर लेंगे। तो चलो हम सारे समझ में आएगा तभी ना लिखेंगे सर, बोलेंगे तो समझ में आएगा बेटा, समझ में आएगा। प्रयास करोगे, जब सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, ठीक है सर, तो निश्चित है समझ में आएगा। देखो या सर पढ़ाइए। समास का मतलब होता है कि हमारे जीवन में यदि समास नहीं होता तो जो हमारी बोलचाल की भाषा है बहुत बड़ी होती। और समास क्या करता है? संक्षेप में करता है, संक्षिप्त करता है, अपनी बात कम से कम शब्दों में व्यक्त करने का काम करता है, जिसे हम समास कहते हैं। अब समास की वास्तविक यदि हम इसका विच्छेद करके देखें तो ये शब्द बना है सम धन आस से, सम धन आस से बना है। अब सम का मतलब होता है सम्यक रूप से, आस माने बिठाना, माने सम्यक रूप से अपने पास बिठाना ही समास कहलाता है। अब इसको संस्कृत में परिभाषा दिया गया है कि समसनम समासः, और दूसरा संस्कृत में परिभाषा दिया गया है कि अनेक पदानाम एक पदिभवनम समासः। देखो लिख लो, अनेक पदानाम एक पदिभवन समासः, इसे हम समास कहते हैं। अब समास जो है इसकी वास्तविक परिभाषा होती है दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। जब वाक्य में समास में शब्द को पद कहते हैं, शब्द को ही पद कहते हैं। परिभाषा क्या बनी कि जब 2 या 2 से अधिक, अब 2 या 2 से अधिक पद क्या हैं, अभी मैं इसका निराकरण करूंगा कि यह परिभाषा कहती क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे अनेक पदानाम। ये जो परिभाषा है अनेक पदानाम, तो अनेक पदानाम क्या है? जैसे मैंने लिख दिया कि अनेक पद के बारे में कि सट है आनंद जिसके, मैंने लिख दिया सट है आनंद जिसके। समझने का प्रयास करो, उनका क्या हुआ? ये जो जिसके शब्द है और सट है आनंद जिसके, तो जिसमें है और जिसके को मैंने हटा दिया और सट आनंद बन गया। क्या बन गया? सट धन आनंद बन गया, आनंद बन गया।
तो ये संधि नियम से ट का क्या हो जाता है, ट का जो है तीसरे वर्ण में यानी प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना, तो ट का क्या बन जाएगा, सडानन शब्द बन जाएगा, सडानन शब्द बन जाएगा। ये बात हम ध्यान से समझ लो, ये बात ध्यान से समझने का प्रयास करो। हम क्या करते हैं, सट है आनंद जिसके, तो है और जिसके मैंने हटा दिया, सट धन आनंद हो गया, तो ट का क्या हो जाता है, व्यंजन शब्द के नियम के अनुसार वर्ण का प्रथम जो होता है तीसरे में परिवर्तित हो जाता है, तो ट ड में परिवर्तित हो जाएगा, तो सड़ानंद शब्द बनेगा। तो ये सट है आनंद, ये अनेक पद हैं। कितने पद हो गए, 1 2 3 4 पद हो गए। 4 पद को मैंने क्या किया, यहाँ 2 पद में संधि कर दिया, और 2 पद में जब संधि किया तो एक शब्द बन गया, क्या बन गया, सडानंद शब्द बन गया। तो ये जो अनेक पदा नाम है, ये अनेक पद को हम विग्रह पद कहते हैं। क्या कहते हैं, नोट कर लो, विग्रह पद, विग्रहवत। ये अनेक पद को हम क्या कहेंगे, विग्रह वाक्य कहेंगे, विग्रह वाक्य कहेंगे, विग्रह वाक्य है। सर, हाँ बेटा, सर, हाँ बोलो, सर, हाँ बोलो, जल्दी बोलो, सुन रहे हैं। सर उसी को समासिक विग्रह कहेंगे। अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, तो उसी को समासिक विग्रह सर। हाँ अभी हम बता रहे हैं, धैर्य रखो, समझने का प्रयास करो। तो अनेक पदानाम एक पदिभवनम समासा, अनेक पद थे, 1 2 3 4 पद थे, और चारों पद मिलकर क्या हो गए, एक पदिभवना में। यदि एक पद भवन हो जाता है तो वह क्या होता है, समस्त पद कहलाता है। यदि एक पद हो गया तो ये समस्त पद कहलाएगा, समस्त पद कहलाएगा। और यदि यही समस्त पद को एक और नाम से हम जानते हैं, समासिक पद, इसको समासिक पद के नाम से भी जानते हैं, समासिक पद के नाम से भी जानते हैं। यही एक पदिभवनम, एक जो पद हो गया वह एक समस्त पद हो गया या समासिक पद हो गया। अब यह समासिक पद और विग्रह और समासिक पद को हम क्या कहते हैं, सबसे बात कि यह क्या कहते हैं, एक समासिक प्रक्रिया हो जाता है। ये क्या हो गया, एक समासिक प्रक्रिया हो गई। अब इस समासिक प्रक्रिया को हम 2 भागों में पढ़ते हैं, एक तो प्रथम पद के रूप में, दूसरा द्वितीय पद के रूप में। पहला पद होता है जिसको हम कहते हैं प्रथम पद, और दूसरा होता है द्वितीय पद। अब ये जो प्रथम पद है, ये प्रथम पद को, इस प्रथम पद को हम पूर्व पद के नाम से जानते हैं, पूर्व पद के नाम से जानते हैं, और द्वितीय पद को हम उत्तर पद के नाम से जानते हैं। अब 2 समास में 2 पद हो गया, पूर्व पद और दूसरा क्या हो गया, उत्तर पद। पूर्व पद और क्या हो गया दूसरा, उत्तर पद। इतनी बात समझ में आ गया। उत्तर पद, यह सट जो है पूर्व पद हो गया, आनंद जो है नहीं सर, द्वितीय पद हो गया। फिर से दोहरान देख लो, अनेक पदानाम एक पदिभवनम समासः, अनेक पद थे, सट है आनंद जिसमें अनेक पद थे, 1 2 3 4 पद थे। 4 पदों को जो, इसको हम क्या कहेंगे, विग्रह वाक्य कहेंगे, और विग्रह वाक्य है अनेक पद का है। और अनेक पद को एक पदिभवनम मैंने किया तो वह समस्त पद हुआ या समासिक पद हुआ। उसी को हम क्या कहेंगे, समासिक प्रक्रिया कहेंगे, समासिक प्रक्रिया कहेंगे। ये वाक्य विग्रह और समस्त पद को, इस समासिक प्रक्रिया को हम 2 भागों में पढ़ते हैं, एक करके पढ़ते हैं, एक तो प्रथम पद और दूसरा द्वितीय पद। प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं और द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई क्या, उत्तर पद कहते हैं। लेकिन अब देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें कि परिभाषा कहती है कि 2 या 2 से अधिक पद। तो 2 पद तो हमने पढ़ लिया, पूर्व पद और उत्तर पद, इसका उदाहरण भी हमने समझ लिया। लेकिन इससे अधिक पद भी समास में होते हैं। जैसे मैंने कह दिया तन मन धन, तन मन धन, तन मन धन, ये क्या हो गया, 2 से अधिक पद हो गया। यदि मैंने कह दिया मन बुद्धि चित्त अहंकार,
मन बुद्धि मन मन बुद्धि चित्त अहंकार अहंकार। अब देखो इसमें 4 पद हो गया। हम इसका विग्रह कैसे करेंगे? नियम समझ जाओ। तन और मन और धन, तन और मन और धन के रूप में हम इसका विग्रह करेंगे। इसका विग्रह मन और बुद्धि, मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार। समझ में आया? जैसे सुत वित्त नारी भवन परिवार, मैंने लिख दिया सुत वित्त नारी भवन परिवारा। अब ये देखो 1 2 3 4 5 पद हो गए। ये इसमें पूछ दिया जाए कि सुत वित्त नारी भवन परिवारा में कौन सा समास है? तो जहां 2 से अधिक पदों का समास होता है, 2 से अधिक पदों का समास होता है, वह एकमात्र समास है जिसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा? चलो उसे हम एक बार और देखो। तन मन धन परिभाषा हमने समास की अभी अभी पढ़ा कि 2 या 2 से अधिक पद भी हो सकते हैं। तो 2 पद तो हम देख लिए, पूर्व पद और उत्तर पद। और प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर हम समास का निर्धारण भी करते हैं। यदि जिसका पहला पद प्रधान है वह अव्यय भाव समास होता है, दूसरा पद प्रधान होता है तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यदि दोनों पद प्रधान होता है तो द्वंद्व समास कहते हैं। यदि दोनों पद प्रधान नहीं होता है तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस कक्षा की बहुत महत्वपूर्ण बात कि प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर हम समास को 4 भागों में पढ़ते हैं। कितने भाग में पढ़ते हैं? 4 भागों में पढ़ते हैं। 4 भाग। 4 भाग लेकिन सामान्य रूप से यदि समास की परिभाषा ली जाए तो उत्पत्ति के आधार पर राजा भोज के समय में एक विप्र ब्राह्मण राजा भोज के यहाँ जाता है और राजा भोज के यहाँ कथित रूप से किंवदंती आती है कि जो किंवदंती मतलब सर कही हुई बात, अच्छा सुनी हुई बात, यदि कोई कहा है हमने सुना है तो एक बात आती है कि उस राजा भोज से एक विप्र ब्राह्मण कहता है कि द्वंद्वे अस्मिन् द्विगुणरपि च मत्तगेहे नित्यम अप्ययी भाव तत्पुरुष कर्म धारयः। यानी सामान्य रूप से यह हिंदी के तरफ ज्यादा जाता है। संस्कृत सुनकर घबराना नहीं है बेटा, संस्कृत हमारी जननी है, माँ कभी कठिन नहीं होती। ध्यान से सुनो। द्वंद्वे अस्मिन् द्विगुणरपि च मत्तगेहे नित्यम अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्म धारयः एसाम श्यामम बहुव्रीहि। ऐसा कहता है कि द्वंद्वे अस्मिन्, हम 2 हैं। द्वंद्वे अस्मिन् यानी द्वंद्व समास। द्विगुणरपि च, द्वि माने 2, गु माने गाय, दूसरा समास द्विग समास। मत्तगेहे नित्यम अव्ययी भाव तीसरा समास। तत्पुरुष चौथा समास। कर्मधारय 5वां समास। एनाम श्यामम बहुव्रीहि और बहुव्रीहि 6वां समास। यदि सामान्य रूप से समास को पूछा जाए तो संख्या उसकी 6 होती है। ठीक है, याद रखो 3 चीज। संस्कृत में यदि समास पूछा जाए कि संस्कृत में समासों की संख्या कितनी होती है तो 5 होती है। हिंदी में सामान्य रूप से समास की संख्या कितनी होती है तो 6 होती है। प्रधानता और पदों की प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर समासों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 4 होती है। ठीक है, 4 समझ में आ गया। अब देखो 4 अब सबसे पहले हम एक समास के बारे में आज यदि हम पढ़ लेते हैं तो हमें कोई जो है परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलें हम सब एक साथ मिलकर द्वंद्व समास के बारे में पढ़ते हैं। द्वंद्व समास, ठीक है सर। सुनने में तो बहुत आसान है
लेकिन पढ़ाएंगे भाई तो म्यूट आप करो ना अपने को, सुन सुन कर रहे हो। अब देखो, सबसे पहले हम द्वंद्व समास पढ़ेंगे। यस सर। द्वंद्व, द्वंद्व समास। द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब क्या हो गया? दो दो सर। टू बताओ। दो द्वंद्व दो में दो समास का सर, कोई दो पद को मिलकर बनाओ। द्वंद्व समास सर, मतलब ऐसा यह दो समास समास है जो दोनों क्या होते हैं? सहचर होते हैं। प्रधान हो, दोनों दोनों प्रधान होते हैं सर। दोनों और पद दोनों प्रधान सहचर होते होंगे। हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण कि यह एक संज्ञा दूसरे संज्ञा के साथ योग करता है। एक संज्ञा दूसरे संज्ञा के साथ योग करता है। ठीक है, इसको हम 3 भागों में पढ़ते हैं। नोट करो, इसको हम 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला इतरेत्तर द्वंद्व, पहला इतरेत्तर द्वंद्व, इतरेत्तर द्वंद्व, इतरेतर, वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। और तीसरा समाहार द्वंद्व। तीसरा क्या है? समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि कौन किस द्वंद्व का उदाहरण है? द्वंद्व में हम 3 भागों में पढ़ते हैं, इतरेत्तर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। इतरेत्तर द्वंद्व का बड़ा बड़ा मतलब लिखिए। क्या बेटा? सर बड़ा बड़ा लिखिए। सर दूसरा क्या है? इतर सर दिखाई नहीं दे रहा है सर, थोड़ा बड़ा लिखिए। अरे सुनते भी रहो बेटा, सुनकर भी लिखो। सुन कर तो थोड़ा हिंदी लिखने नहीं आता है सर। इतरेत्तर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। द्वंद्व को हम 3 भागों में पढ़ते हैं, इतरेत्तर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। इतरेत्तर द्वंद्व, इतर धन इतर, इतर धन इतर, इतर माने अन्य। इतर का अर्थ क्या होता है? अन्य। नोट कर लो, इतर माने अन्य। अन्य अन्य यानी अन्य के साथ अन्य, अन्य के साथ अन्य समास। अन्य के साथ अन्य समास का मतलब ये अन्य क्या है? ये अन्य जो है संज्ञा है। अन्य क्या है? संज्ञा है। यानी एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा के साथ योग। एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा के जो सहचर संज्ञाएं होती हैं, जो सहचर होती हैं, एक समान होती हैं, उसका इसमें योग होता है। किसमें होता है? इतरेत्तर द्वंद्व में। इतरेत्तर द्वंद्व में एक संज्ञा का सहचर संज्ञा का दूसरे संज्ञा के साथ योग होता है। और इसके बीच में जो योजक चिन्ह लगता है, क्या लगता है? और लगता है। ये नोट कर लो, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्या लगता है? और। सर हाँ, ये तीनों में और ही लगता है। नहीं बेटा, बता रहे हैं, ध्यान से नोट करो। यही चीज तो हमको समझाना है, यही चीज बहुत महत्वपूर्ण है और इसी चीज को समझाना है। केवल इतरेत्तर द्वंद्व में हम और अव्यय का प्रयोग करते हैं। यह किस तरह का अव्यय है? तो समुच्चय बोधक अव्यय है। नोट कर लो, समुच्चय बोधक। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बोर्ड पे। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए सर। ये क्या है कि बड़ा बड़ा सर लिखिए। समुच्चय बोधक, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। और ये जो और सब और है वह केवल इतरेत्तर द्वंद्व में जोड़ा जाता है। तथा या अथवा, तथा या अथवा, ये नोट करो। तथा या अथवा वैकल्पिक द्वंद्व में जोड़े जाते हैं। नोट करो, अथवा, तथा या अथवा वैकल्पिक द्वंद्व में जोड़े जाते हैं। अभी इसको हम बताएंगे। वैकल्पिक द्वंद्व में जोड़े जाते हैं, और नहीं जोड़ा जाता है सर? नहीं, इसमें और नहीं जोड़ा जाएगा। वैकल्पिक द्वंद्व में और नहीं जोड़ा जाएगा।
केवल इतरेत्तर द्वंद में वो और जोड़ा जाएगा, अभी उदाहरण देकर समझाऊंगा। और समाहार द्वंद में केवल आदि और इत्यादि का योग होता है, आदि आदि और इत्यादि, आदि और इत्यादि, आदि और इत्यादि का। और बहुत महत्वपूर्ण बात, आदि जो है सजीव कर्म के साथ जोड़ी जाती है, किसके साथ? सजीव कर्म के साथ। और इत्यादि जो है निर्जीव कर्म के साथ योग होता है। आदि सजीव कर्म के साथ, इत्यादि निर्जीव कर्म के साथ योग किया जाता है। ठीक है। अब देखो इतरेत्तर द्वंद में यदि मैंने लिख दिया कि राम कृष्ण, तो अभी कहा दोनों शब्द कैसे हैं? सहचर हैं। इसका विग्रह कैसे करेंगे? राम और कृष्ण करेंगे, राम या कृष्ण नहीं करेंगे, राम और कृष्ण करेंगे। ये बात समझ में आ गई? एक और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि हम जानते हैं कि द्वंद्व समास के बीच योजक चिन्ह होता है, लेकिन सारे द्वंद्व समास योजक चिन्ह से निर्मित होते हैं, ऐसा कहना गलत होगा। ऐसा भी समास है जिसमें बीच में योजक चिन्ह नहीं होगा लेकिन द्वंद्व समास होगा। जैसे मैंने लिख दिया भीमार्जुन, भीमार्जुन, एक शब्द लिख दिया भीमार्जुन, तो यहाँ भीम और अर्जुन, इसका हम विग्रह करेंगे। भीम और अर्जुन, इसका विग्रह करेंगे भीम और। शब्द क्या हुआ? एक पद भवनम क्या बना? भीमार्जुन। और अनेक पदा नाम क्या हुआ? भीम और अर्जुन कहेंगे अनेक पदा नाम विग्रह जिसे कहेंगे भीम और अर्जुन। भीम या अर्जुन इसका विग्रह नहीं कर सकते, भीम अथवा अर्जुन इसका विग्रह नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। मात्र इतरेत्तर द्वंद्व में और का प्रयोग होता है जो दोनों समान होते हैं। जितनी समानता भीम की है उतनी ही समानता किसकी है? अर्जुन की है। जितने कृष्ण की है उतना ही समानता किसकी होगी? सहचर कैसे होगा? दोनों का एक ही, जैसे भाई और बहन, माता पिता, भाई बहन माता पिता, ऐसे शब्द जो दोनों सहचर हों, साथ साथ चलते हों और दोनों की प्रधानता समान हो। जितनी प्रधानता भाई की होगी उतनी ही प्रधानता किसकी होगी? बहन की होगी। जितनी प्रधानता माता की होगी उतनी ही प्रधानता पिता की होगी। जितनी प्रधानता अर्जुन की है उतनी ही प्रधानता किसकी है? भीम की ही है। तो ऐसे शब्दों के बीच में और शब्द हम जोड़ेंगे और ये इतरेत्तर द्वंद्व होगा। और इतरेत्तर द्वंद्व को हम पहचाने कि इतरेत्तर द्वंद्व और कहाँ कहाँ होते हैं। यदि हम जान जाएंगे तो द्वंद्व समास आजीवन नहीं भूलेंगे। देखें कहाँ कहाँ होते हैं। यदि दोनों पद संख्यावाची हो जाए, नोट करो, यदि दोनों पद संख्या, यदि दोनों पद संख्यावाची हो जाए, संख्यावाची हो जाए, तो वहां द्वंद्व समास में इतरेत्तर द्वंद्व होता है, वहां इतरेत्तर द्वंद्व होता है। लेकिन इसके में कुछ अपवाद हैं, किसको छोड़कर सारी संख्याओं का योग जो होता है इतरेत्तर द्वंद्व में होता है। इतरेत्तर द्वंद्व में गिना जाता है। ये ध्यान से सुनने। अपवाद में एक से अनुराग को बता दीजिए सर। 1 से 10 तक, 1 से 10 तक नोट करो। 1 से 10 तक कोई समास नहीं होता। नोट करो जल्दी, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। 1 से 10 तक कोई समास नहीं होता, कोई समास नहीं होता, क्योंकि इसमें एक ही पद होता है। एक पद है, 2 एक पद है, 3 भी एक पद है, 4 भी एक ही पद होगा। और जब तक 2 पद नहीं होगा, 2 से अधिक पद नहीं होगा, वहां समास नहीं होगा। यानी 1 से 10 तक की संख्याओं में कोई समास नहीं होता। ठीक है? 11 होगा। अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, पहले नोट कर लो कि किसमें समास नहीं होता।
परीक्षाओं में पूछता है, हम सारे बच्चे मेरे गलत कर देते हैं, इसलिए ये नियम अपने दिमाग में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो। और शून्य, यदि किसी संख्या के अंत में लिख लो, यदि किसी संख्या के अंत में जीरो आ जाए, अंत में क्या आ जाए, जीरो आ जाए, वहां भी समास नहीं होगा। जैसे 10 आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, 30 आ जाए, 40 आ जाए, 50 आ जाए, 60 आ जाए, 70 आ जाए, 80 आ जाए, 90 आ जाए, 100 आ जाए, इसमें समास नहीं होगा। जल्दी नोट करो। यदि किसी संख्या के अंत में शून्य आ जाए, वहां भी समास नहीं होगा। नोट करो बेटा। एग्जाम्पल दे दीजिए। अभी समझा रहे हैं, पहले ये नोट करो, नोट करो, अभी बता दे रहे हैं। नहीं होगा। जैसे 10 है, 10 है तो एक पद हो गया, 20 है तो एक पद हो गया। लेकिन 10 लिख दिया जाए, 10 लिख दिया जाए, 20 लिख दिया जाए, तो वहां समास होगा, इतरेतर द्वंद होगा। लेकिन यदि केवल 10 लिख दिया जाए, केवल 20 लिख दिया जाए, केवल 30 लिख दिया जाए, केवल 40 लिख दिया जाए, 40 लिख दिया जाएगा, तो समास कौन होगा? कौन होगा समास? इतरेतर द्वंद हो जाएगा। और नोट करो, समय बहुत कम बच गया है। यदि संख्या के अंत में, नोट करो, संख्या के अंत में 9 हो जाए तब भी समास नहीं होगा। यदि संख्या के अंत में, संख्या के अंत में 9 आ जाए, पंखा बंद हो जाए तो महक गई। अरे ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, कौन शोर कर रहा है? यदि संख्या के अंत में 9 आ जाए, 9 आ जाए तो भी नहीं होगा। जैसे 29 है, 39 है, 49 है, परेशान कर रहा है सर। जिस संख्या के अंत में 9 आ जाए, कनेक्शन कट जाएगा। हम आवाज सुन रहे हैं, कौन बोल रहा है? 11 बजे यदि जिस संख्या के अंत में, 11-12 बजे आ रहा है सर। जिस संख्या के अंत में 9 जुट जाए, वहां भी नहीं होगा। 11 में होगा। जैसे 11, इतने में हम इतरेतर द्वंद नहीं कर सकते। शेष सारी संख्याओं में इतरेतर द्वंद होता है। जैसे 11 है, 13 है, वैकल्पिक द्वंद ना। जैसे 11 है तो रह और ज्ञा दो शब्द से बना है। रह माने 10 होता है, रह माने 10 होता है, 10 होता है। और ये क्या है? ज्ञा माने 1 होता है। 10 और 1 11 हो जाता है। 13, ते माने 3 और रह माने 10। हाँ, तो 10 और 3 13 हो जाता है। तो शेष संख्याओं में योग होता है। यही अपवाद के रूप में 0 से 10 तक कोई समास नहीं होता। फिर से दोहरान सुन लो, 0 से 10 तक कोई समास नहीं होता। यदि किसी संख्या के अंत में 0 आ जाए, उसमें कोई समास नहीं होता। यदि संख्या के अंत में 9 हो जाए, तभी कोई समास नहीं होता। शेष जितनी संख्याएं बच रही हैं, सब में इतरेतर द्वंद समास होता है। सब में कौन सा समास होता है? इतरेतर द्वंद समास होता है। अनुराग यादव को बता दीजिए। इतरेतर द्वंद समास होता है। 2 में अब हमें पढ़ना है वैकल्पिक द्वंद। वैकल्पिक द्वंद का मतलब, वैकल्पिक मतलब होता है विलोम। नोट करो, वैकल्पिक मतलब होता है विलोम। यदि विलोम शब्द आ जाए, यही भाषा का कौशल है। देखो, यदि विलोम शब्द आ जाता है, समझ जाना वहां वैकल्पिक द्वंद है। और इसमें योग हम क्या करेंगे? या तो तथा का करेंगे, तो तथा का योग बहुत कम जगह पर पाया जाता है, या अथवा, जैसे मैंने लिख दिया कि पाप पुण्य, मैं पाप पुण्य।
पाप अथवा पाप पुण्य। और पुण्य हम नहीं कर सकते, पाप या पुण्य। पाप अथवा पुण्य, पाप अथवा होगा पाप सर। अथवा पुण्य कर सकते हैं, क्योंकि पाप होगा या तो अथवा होगा, दोनों एक समय नहीं होगा। एक ही व्यक्ति में एक ही साथ क्रिया नहीं होगी पाप और पुण्य की, पाप होगा या पुण्य होगा। पुण्य होगा। ठीक है, तो ये विलोम शब्द में हम विलोम शब्द जुड़ते हैं, जैसे सुख दुख, सुख और सुख दुख, अथवा दुख, सुख अथवा दुख या सुख या दुख। ठीक है, जीवन तथा का मरण, उपयोग कब लगेगा? जीवन अथवा मरण, जीवन अथवा मरण। अब इसमें भी एक शब्द है और तथा या होता है सर, फिर धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। धर्माधर्म में कौन सा समास होगा, पूछ दिया जाए कि समास के कौन सा भेद का होगा, तो हमें निर्धारण करना होगा कि यह वैकल्पिक द्वंद्व है, क्योंकि इसमें क्या जुट रहा है, विग्रह वाक्य क्या जुट रहा है, कौन सा समुच्चयबोधक अव्यय का जोड़ योग कर रहे हैं, अथवा या। यानी विलोम शब्द जहाँ आ जाए वहाँ वैकल्पिक द्वंद्व होता है। बात समझ में आ गई क्या? सर रात दिन। हाँ बेटा, रात दिन बताओ सर, या रात या दिन, रात या द्वंद्व होगा। रात या दिन, सही है। हाँ, तो इसमें कौन सा समास होगा? वैकल्पिक होगा। ठीक है, अब देख लो, हम पहचान जाएंगे। द्वंद्व सहचर का द्वंद्व होता है, दोनों समान होते हैं। वैकल्पिक द्वंद्व विलोम का द्वंद्व होता है, जिसमें तथा या अथवा का समुच्चयबोधक अव्यय का योग किया जाता है, और इतरेतर द्वंद्व में और जोड़ा जाता है, और जोड़ा जाता है। अनुराग को बता दीजिए सर। और समाहार द्वंद्व में और नहीं होगा। क्या बेटा? वैकल्पिक में और नहीं होगा, और वैकल्पिक में और नहीं जुटेगा बेटा। अब तथा पाप और पुण्य हम ऐसा योग नहीं कर सकते, पाप होगा या पुण्य होगा, पाप या अथवा पुण्य होगा, ऐसा योग करेंगे, ऐसा विग्रह करेंगे, तब जाकर सही होगा, उसे हम वैकल्पिक द्वंद्व कहेंगे। ठीक है, अब हमें देखना है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में हमने अभी अभी क्या बतलाया कि या तो आदि जुटेगा, या इत्यादि। आदि या सजीव, आदि किसके साथ योग करता है? सजीव के साथ, सजीव के साथ। और इत्यादि किसके साथ योग करता है? निर्जीव के साथ। लेकिन भाषा का कौशल ऐसा है कि हम किसी के साथ योग कर सकते हैं, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से हमें ध्यान रखना है कि आदि सजीव के साथ योग होगा और इत्यादि निर्जीव के साथ। अब इसमें होता क्या है, नियम लिखो। पूर्व पद के साथ कोई उत्तर पद आ जाए, नोट करो जल्दी। पूर्व पद के साथ कोई उत्तर पद आ जाए, नोट करते जाओ मेरे साथ। पूर्व पद के साथ कोई उत्तर पद ऐसा जोड़ा जाए, उत्तर पद ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा जोड़ा जाए, उत्तर पद ऐसा जोड़ा जाए जिससे उसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के साथ, नोट करते जाओ मेरे साथ, अन्य वस्तुओं का समूह सूचित हो जाए, उसी प्रकार की अन्य वस्तुओं का समूह, कितने बार लिखेंगे सर? समूह सूचित हो जाए। जैसे मैंने कहा कि रोटी ओटी, उदाहरण देखो, तो रोटी ओटी मैंने कहा, चाय वाय कहा, चाय वाय, इसमें कौन समास पूछ दिया जाए कि रोटी ओटी में कौन समास होगा?
चाय वाय में कौन समास होगा? हम इसका विग्रह कैसे करेंगे? तो रोटी ओटी में रोटी वोटी के साथ जो ओटी शब्द है निरर्थक नहीं है। रोटी के साथ ओटी मतलब रोटी के साथ हम और कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं। जैसे यदि कहा जाए कि रवि के यहाँ हम चाय वाय पी कर आ रहे हैं। रवि के यहाँ यदि हम चाय वाय पी कर आ रहे हैं, तो यदि कहा जाए कि केवल चाय पी कर आ रहे हैं तो हमें बोध होगा कि केवल चाय पी कर आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ यदि वाय शब्द का योग कर दिया जाता है तो ये समाहार द्वंद में गिना जाएगा। और उसके साथ यह भी है कि रवि के यहाँ हम चाय, नमकीन, बिस्कुट वगैरह वगैरह खा कर आए हैं। तो ये उसी शब्द की गंभीरता को बढ़ा देता है। चाय की गंभीरता को वाय क्या करता है? बढ़ा देता है। और इसका हम विग्रह कैसे करेंगे? चाय वाय आदि। चाय वाय सर वो सजीव नहीं ना है सर, तो चाय वाय, हाँ चाय वाय इत्यादि, चाय वाय इत्यादि, चाय वाय इत्यादि, रोटी रोटी इत्यादि। समझ में आ गया? अब जैसे यस सर। अब लेकिन यदि कह दें बाल बच्चे, मैंने लिख दिया बाल बच्चे, और आदि हो जाएगा, बाल हो जाएगा, बाल बच्चे। आदि। देखो बाल का भी मतलब यही है, बाल और बच्चे का आदि। भी मतलब। तो इसका हम विग्रह कैसे करेंगे?